ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट देखा था और ऊपर चलते हैं। आई थिंक स्प्रिंग के भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। तो कंस्ट्रेंट मोशन में दो तरह के मोशन, एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट होता है। कंस्ट्रेंट का मतलब ही होता है एक कंडीशन, और उस कंडीशन को हमेशा फुलफिल करेगा। तो स्ट्रिंग वाले केस में क्या फुलफिल होता है कंडीशन, कि जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, ये कंडीशन फुलफिल होता है। वेज कंस्ट्रेंट में क्या कंडीशन फुलफिल होता है, कि जो वेजेस हैं या फिर ब्लॉक्स हैं या फिर कोई भी दो सरफेसेस हैं वो ऑलवेज इन कांटेक्ट रहेगा। और ये दो कंस्ट्रेंट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इवन वेलोसिटीज या फिर एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालते हैं। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का हम लोगों ने देखा था, इस तरीके से निकालते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम लोगों ने देखा था, उसे तुम लोग को याद रखना है। और शॉर्ट ट्रिक तभी लगाते हैं जब टेंशन और वेलोसिटी में कोई भी एंगल ना हो, बराबर, अदर देन 0 एंड 180। और अगर कोई एंगल आ रहा होगा तो फिर हम लोग इस तरीके से करेंगे प्रॉपर मेथड से। नेक्स्ट आता है फिर हमारा वेज कंस्ट्रेंट। और आई थिंक एक क्वेश्चन दिया था मैंने इस जगह पे करने के लिए कि इसमें रिलेशन क्या होगा, किया है सभी ने? यस सर। क्या है रिलेशन? ओके, तो चलो देखो, इस वाले पुली को सबको ही देखो अच्छे तरीके से। इस वाले पुली का मैंने एफबीटी इस जगह पे ड्रॉ किया। एफबीटी इन द सेंस कि वो पुली किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसके साथ जो रस्सी वगैरह कनेक्टेड है उसकी वेलोसिटीज वगैरह किधर है। तो ये जो M2 मास है, इस M2 मास का वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में, एंड ऑल द वेलोसिटीज आर गिवन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और ये जो M1 मास है इसका भी वेलोसिटी किधर है, नीचे की डायरेक्शन में। अगर ये V3 से ब्लॉक ऊपर जाएगा तो क्या ये रस्सी V3 से नीचे जाएगा? इनफैक्ट इस पुली का वेलोसिटी V3 नीचे है और सभी वेलोसिटीज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो मैंने दो लेंथ ले लिए L1 एंड L2, और मैं अब क्या लिख सकता हूँ, डी एल वन बाई डी टी प्लस डी एल टू बाई डी टू इज इक्वल टू 0। तो बताओ L1 लेंथ के लिए दो पॉइंट्स हैं, क्या लिखूं डी एल वन बाई डी टी को? सभी को अच्छे से बताएंगे। 0 माइनस V2। क्या उस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है V3 क्या? माइनस V2। हाँ। V3 माइनस V3 माइनस V2। V3 माइनस कौन लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? V2। V2। तो V2 में प्लस साइन आएगा ना, और माइनस V3 होगा। डी एल टू बाई डी टी बताओ कितना होगा? V1 माइनस V3। V1 माइनस V3। V1 माइनस V3। V1 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करते के साथ ही हमारा फाइनल रिलेशन निकल करके आ जाएगा। इट विल बी V2 प्लस V1 is equals to 2V3. So V3 is equals to V1 plus V2 divided by 2। और इस रिलेशन को याद रखना, ये डायरेक्ट लगाते हैं, है ना। कोई भी पुली आएगा उस पर हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे, और टेस्ट में बहुत बार आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आएगा। इसको इस तरीके से याद रखना है, पुली का वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में है, और इस पॉइंट का वेलोसिटी और इस पॉइंट का वेलोसिटी भी नीचे का डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, जिसमें कि हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, नीचे की डायरेक्शन में। क्लियर है क्या सबको? लेट से यस सर। V1 ऊपर के डायरेक्शन में होता तो मैं इक्वेशन बनाते के टाइम पे इस जगह पे एक माइनस साइन पुट करता। ओके, यस सर। हाँ।
तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद रखो, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय। इस पे एक क्वेश्चन नीचे भी हम लोग देख लेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये वेज कंस्ट्रेंट है जिसमें कि मैंने एक कंडीशन बताया था कि दोनों सरफेस ऑलवेज कांटेक्ट में रहेंगे, और इस तरीके से फिर वेलोसिटीज या फिर एक्सेलरेशन में हम लोगों ने रिलेशन निकाला था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे इस पर। आगे चलते हैं और उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, बोला गया कि ये जो है ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये नीचे 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और अगर ऐसा है तो इस ए वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है वो निकालो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक में। सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन दिया मैंने। तो इसे हम लोग चेक करते हैं कि सही आंसर है या नहीं। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी तुम्हें लोग को बताना है। तो मैंने एक पुली लिया, ये डाउनवर्ड। इस पुली को लिया मैंने, और इस पुली को लेकर के मैं इक्वेशन लगाऊंगा इस पुली को। तो ये पॉइंट जो है 4 से नीचे जा रहा है और ये पॉइंट 2 से ऊपर जा रहा है, और मुझे नहीं पता है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर है। तो बोलो किधर एज्यूम करूं, ऊपर या नीचे? ऊपर। चलो ऊपर एज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स से दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 लिख लेंगे। अब डिपेंड करता है कि तुमने कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है या नीचे वाले डायरेक्शन को। तो हम लोगों ने सबसे पहला जो डिराइव किया फॉर्मूला, उसमें नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था। जो भी वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली नेगेटिव है, तो माइनस bp लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू। तो हमेशा उसी डायरेक्शन में पुली की वेलोसिटी एज्यूम करो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव तुमने मान के चला है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली मैंने इधर ले लिया, अब यहाँ पे मुझे माइनस साइन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू v1, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना आ गया, बोलो? 1 मीटर पर सेकेंड। और क्या ये पॉजिटिव आया है? इसका मतलब ये है कि हमने जिस डायरेक्शन में एज्यूम किया पुली एक्चुअल में उसी डायरेक्शन में जा रही है। पुली अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो ब्लॉक जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में। क्लियर है? यस सर। हाँ, सर ऊपर लेके करेंगे तो रॉन्ग होगा क्या? नहीं नहीं, फिर भी आंसर सही आएगा। तो अगर तुमने हाँ। ऊपर पॉजिटिव लिया है तो वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर है, और पॉजिटिव डायरेक्शन तुमने ऊपर एज्यूम कर लिया, ये 4 और ये 2। सो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। वेलोसिटी ऑफ पुली पॉजिटिव होगा और v1 का वैल्यू ये जो है वो नेगेटिव के डायरेक्शन में हो गया, डायरेक्शन ही हमने अब चेंज कर रखा है। ओके, +2 यस सर। डिवाइड बाई 2 कितना आ गया ये, -1। माइनस का मतलब तुमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है पुली का, एक्चुअल में ये गलत है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सॉल्व हो गया तो फिर समझो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पुली ऊपर के डायरेक्शन में 2 से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, ये 3 से नीचे जा रहा है। ए बी सी एंड डी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी।
सर ये पुली की वेलोसिटी दी है कि ब्लॉक्स की? ब्लॉक्स, सी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। सॉल्व करो। तो देखो इस क्वेश्चन को करना काफ़ी आसान है, बस तुम्हें प्रोसेस पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फिर आराम से होता जाएगा। तो पहले इस वाले पुली में मैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। तो इस पुली के ऊपर देखेंगे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है जो कि 4 से जा रहा है और ये ऊपर 2 से जा रहा है। इसकी वेलोसिटी मैं ऊपर की डायरेक्शन में जूम कर लेता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ, नीचे कर लूँ, जो भी है। चलो नीचे जूम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग गया कि वो नीचे के होगी डायरेक्शन में होगा। सो वेलोसिटी ऑफ पुली विल बी इक्वल्स टू 4 - 2 डिवाइड बाई 2। वेलोसिटी ऑफ पुली विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड और हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो सही है। इसका मतलब ये पुली जो है ऊपर के डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने ये इक्वेशन अप्लाई किया, ये ऊपर 1 से जा रहा है और ये पॉइंट जो है वो 3 से जा रहा है और ये पॉइंट कितने से जा रहा है मुझे नहीं पता। तो कौन सा डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूँ, नीचे की डायरेक्शन। लेट्स से दिस इज v1। सो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू v1 कितना, v1 निकालना है, प्लस ये वाला 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस 3। इधर से v1 कितना निकल के आया, -5 मीटर पर सेकेंड। और माइनस का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। आई थिंक सबका यही आया है ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। ये तो ओके चलो अब आगे चलते हैं हम लोग और सिस्टम के लिए हम लोग एनएलएम के इक्वेशन कैसे लगाते हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो एनएलएम इक्वेशन फॉर अ सिस्टम। और जो एडवांस क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो होता है एससी वर्मा में या फिर इरोडो में, कहीं पे भी क्वेश्चन तुम देख लो एडवांस क्वेश्चन, वो इसी जगह से बनता है, एनएलएम फॉर सिस्टम। और अगर तुम्हें सिस्टम का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आ गया तो समझ लो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी। तो क्या है ये सिस्टम का इक्वेशन एनएलएम के लिए और कैसे लगाते हैं। देखो एफ इज इक्वल्स टू एम है तो हम लोग को पता ही है, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। मतलब कोई भी एक सिंगल ब्लॉक है जिसके ऊपर फोर्स लगाया मैंने एफ और इसका एक्सेलरेशन ए होगा, तो मैं इस पे बोल सकता हूँ एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और या फिर 3-4 फोर्सेस भी लगे तो भी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इवन इस पे मैं वेक्टर भी लगा सकता हूँ और इस तरीके से ये वैलिड है। वेक्टर लगा दिया तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन नेट एक्स डायरेक्शन। और सेम वे हम लोग वाई डायरेक्शन में भी बोल सकते हैं और ये काम हम लोग करते हुए आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब सिस्टम की बात आती है तो ये था एक पॉइंट या फिर ए पॉइंट मास बोलो या फिर सिंगल मास बोलो। लेकिन जब सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम के अंदर कितने भी मासेस हो सकते हैं, 1 2 3 4, कितने भी मासेस हो सकते हैं। तो मैं इन चारों मासेस को एक सिस्टम के अंदर कंसिडर कर लिया एंड दिस इज आवर बाउंड्री, सिस्टम का बाउंड्री। और इस सिस्टम के बाउंड्री से बाहर निकलने वाले फोर्सेस को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं और इसके अंदर लगने वाले फोर्सेस को इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं। इंटरनल फोर्सेस से हमें मतलब है नहीं क्योंकि मैंने सिस्टम बना दिया है। और एक्सटर्नल फोर्सेस हम लोग देखेंगे। लेट्स से कि एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F1 और एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F2। किसी भी मास पे लग सकता है, मुझे नहीं मालूम, और आपस में ये इंटरकनेक्टेड भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। और F3 F4 वगैरह भी लग सकते हैं, बहुत सारे लग सकते हैं। तो सिस्टम पे फोर्स लगाने से हम लोग इक्वेशन एनएलएम का कैसे लगाते हैं
वो इस तरीके से लिखा जाता है। लेट से 3 ही पार्टिकल, 4 नहीं है, 3 है। तो मैं ये लिखूंगा कि F एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम is equals to mass into acceleration of first particle into mass into acceleration of second particle into mass plus mass into acceleration of the third particle। अब जितने भी मासेस होंगे उन सभी मासेस का एक्सेलरेशन अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन किसी भी सिस्टम पे अगर मुझे F इज इक्वल्स टू ma लगाना है तो हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। हो सकता है कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा वेक्टर फॉर्म में, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा वेक्टर फॉर्म में, और हो सकता है कि A3 मूव ही ना कर रहा हो, वो भी पॉसिबिलिटी है, किधर भी जा सकता है, मुझे नहीं पता। ये एक जनरल इक्वेशन है। तो जैसा कि मैंने बोला F इज इक्वल टू में जनरल, और इसमें x में लगाया फिर y में लगाया, तो यहाँ पे भी सिस्टम का इक्वेशन को मैं x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में भी लगा सकता हूँ, क्योंकि ये फोर्स का कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में भी होगा, सभी का कंपोनेंट निकल सकता है ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन का भी मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा ऐसा, और y डायरेक्शन के लिए भी हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना, क्योंकि ये जो चीज़ है वो थ्योरी है, क्वेश्चन से तुम्हें और अच्छे तरीके से फील आएगा, इनफैक्ट समझ में आएगा ये कहना क्या चाहता है। लेट से एक ब्लॉक है 5 kg का और ये रस्सी से बंधा हुआ है दूसरे ब्लॉक के साथ 10 kg का, और इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है ऑफ 30 न्यूटन का आगे की डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। बोला गया कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सिस्टम बनाया, ये एक सिस्टम बनाया, और सिस्टम के अंदर एक ब्लॉक भी हो सकता है, 2 ब्लॉक भी हो सकता है, पूरे सारे मासेस भी हो सकते हैं। तो जैसे ही मेरा ये सिस्टम बना, ये इंटरनल फोर्सेस हो गए, टेंशन क्या हो गया, इंटरनल फोर्सेस। अब सिस्टम पे इसका एक्सेलरेशन a1 होगा और इसका एक्सेलरेशन a2 होगा। एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन ने। तो सिस्टम के अंदर ये दोनों जो मासेस है, इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है। तो मैं क्या बोलूँगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे कितना लग रहा है बताओ, बोलो कितना है? 30। 30 न्यूटन। ये मैंने x डायरेक्शन में लगाया है, ऐसा नहीं कि mg इस पे नहीं लग रहा है, नॉर्मल नहीं लग रहा है, लेकिन x डायरेक्शन में नहीं। सो 30 इज इक्वल्स टू मास पहले वाले का 5 kg और एक्सेलरेशन a1, दूसरे वाले का मास 10 kg और एक्सेलरेशन a2। क्या a1 और a2 इक्वल है? आया ना, इक्वल है ना भाई, बोलो। यस सर। अरे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इसी को तो बोलते हैं, रस्सी से बंधा हुआ है ना, जितना एक्सेलरेशन पहले वाले का होगा वो दूसरे का भी उतना ही होगा, नहीं तो रस्सी लूज हो जाएगा अगर ये इक्वल हुआ तो। सो a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a है, मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, हो गया 15 है। सो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिस्टम का इक्वेशन हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। अगर हमें सिस्टम का इक्वेशन लगाना नहीं पता होता तो हम लोग क्या करते, बिल्कुल बेसिक वाले तरीके से करते। 5 kg का मास है, इस पे लग रहा है टेंशन और इसका एक्सेलरेशन हो रहा है a, और दूसरा मास है 10 kg का, इस पे लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स, पीछे लग रहा है टेंशन और इसका एक्सेलरेशन a। 30 माइनस t इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड t इज इक्वल्स टू 5 है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर लो,
और ऐड करने पे टेंशन टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 30 इज इक्वल्स टू 15a. सो a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझ में आया क्या? अगर सिस्टम के इक्वेशंस हम लोग नहीं लगाते तो इस तरीके से करते. तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है और ये काफ़ी आसान तरीका है सिस्टम पे ये सारे इक्वेशंस लगाने का. क्लियर है क्या सबको? यस सर. Yes, sir. तो तुम लोग सर आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो लिखना बाकी था. हाँ हाँ लिख लो. तो इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड T1. फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये निकालना है. सॉल्व करो इसको. तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. देखो सबसे पहले तो हम लोग सिस्टम के इक्वेशंस लगाएंगे और उससे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कितना है. और तुम्हें पता चल रहा होगा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट है या राइट है? लेफ्ट. लेफ्ट. लेफ्ट के डायरेक्शन में ये जाएगा, है ना. तो मैंने पूरा का पूरा एक सिस्टम कंसिडर कर लिया ऐसा. और जब मैं ऐसे ही सिस्टम कंसिडर किया तो एक्सटर्नल फोर्सेस पहचानो कौन कौन सा है. ये जो लग रहा है 50 न्यूटन ये भी एक्सटर्नल है. ये जो लग रहा है 60 न्यूटन ये भी एक्सटर्नल है. और ये जो फोर्स लग रहा है ये भी एक्सटर्नल है. ऐसा मत समझना कि ये सिस्टम के अंदर आ गया. ये सिस्टम के अंदर कैसे लगेगा? तुम सोचो कोई भी आदमी अंदर बैठ करके तो फोर्स नहीं लगा सकता, रस्सी से बांध करके किसी ने लगाया होगा. तो अगर वो आदमी सिस्टम का पार्ट नहीं है तो भी वो एक फोर्स एक्सटर्नल बना, है ना. ऐसे करके सिस्टम बनेगा, फिर ऐसा सिस्टम बनेगा. तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्टम तुमने किसको किसको कंसिडर किया है. इसको सिस्टम बनाया है, इसको सिस्टम बनाया है, इसको सिस्टम बनाया है. रस्सी सिस्टम के अंदर का पार्ट है और ये सिस्टम के अंदर का पार्ट. तो अब एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सभी का एक्सेलरेशन क्योंकि सेम है तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं 60 प्लस ऑफ 10 माइनस ऑफ 50 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10 प्लस ऑफ 5 इंटू ए. सभी का एक्सेलरेशन सेम. तो इधर से ये कितना आ जाता है 20a और ये कितना आ जाएगा 20. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या ये समझ में आया सबको? अब एक्सेलरेशन sir. निकल के आ गया यस सर. तो टेंशन तुम आराम से निकाल सकते हो. टेंशन निकालने के लिए चाहो तो तुम इसको एक सिस्टम की तरह कंसिडर कर लो या फिर इसको तुम एक सिस्टम की तरह कंसिडर कर लो. मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा. पहले मैंने इसको सिस्टम कंसिडर किया तो 5 kg का ब्लॉक इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा होगा और इधर 50 होगा और आगे की डायरेक्शन में ये 1 से एक्सेलरेट कर रहा है. तो T1 माइनस ऑफ 50 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो T1 विल बी इक्वल्स टू 55 न्यूटन. और अगर मैं इसको सिस्टम कंसिडर किया होता तो सिस्टम के अंदर दो ब्लॉक हैं 5 kg एंड 10 kg. पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है T1 और आगे लग रहा है 60 और एक और इधर लग रहा था 10. तो F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. दोनों का एक्सेलरेशन 1 है तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1 और ये हो जाएगा 70 माइनस ऑफ T1. T1 कितना निकल के आया 55. समझ में आया क्या? यस सर. Yes, ओके.
तो ये सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग और भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऊपर जो क्वेश्चन कराता था कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, जिसमें बोलता था ये ब्लॉक है और ये इस तरीके से अटैच्ड है 5 kg और 10 kg, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना हुआ, निकाल के बताओ कितना हो रहा है एक्सेलरेशन। ये सब क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। क्या करता था इसमें, ये इस तरीके से एज्यूम करते हैं और फिर फोर्सेस को अप्लाई करते हैं। बताओ आंसर जल्दी से। तो आंसर तुम लोग का सही ही आना चाहिए। तो मैंने बताया था इस तरीके से कंपोनेंट लेते हैं हम लोग और नीचे की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा। तो कंपोनेंट होता है 10G मतलब कि 100 और ये 5G, तो इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5G साइन 53। तो 50 का कंपोनेंट एक तो 30 और 40 होता है, तो ये 40 हो जाएगा, लार्जर कंपोनेंट होगा। 100 का कंपोनेंट कितना होता है, या तो 80 या तो 60, ग्रेटर कंपोनेंट होगा 80। तो ये पूरा का पूरा काइंड ऑफ एक सिस्टम हुआ। हालांकि इस सिस्टम के इक्वेशन इस पे लगाते नहीं है, गलत है लगाना। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन नहीं है, कोई भी एक डायरेक्शन में लगा सकते हैं, दिस इज इन द मिक्स डायरेक्शन। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 80 इस डायरेक्शन में लगा और 40 इस डायरेक्शन में लगा, और इस जगह पे दो मासेस हैं, एक 10 kg और एक 5 kg का, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना है। तो मैं बोलूँगा 80 माइनस ऑफ 40 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 प्लस 5 इंटू 8। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 15। समझा क्या? यस यस सर। यस सर। अब अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं। ये तो थे सिंपल सिंपल क्वेश्चन। जो सिस्टम के अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं, और ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे मैं जब कराऊंगा तो 3 बार तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना, बैठ करके खुद से प्रैक्टिस करना, तभी जाकर के दिमाग में तुम्हारे घुसेगा। उससे पहले तो तुम्हारे दिमाग में नहीं जाने वाला है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये ब्लॉक और वेज एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे करके समझाऊंगा। और ये एंगल है थीटा, इसका मास कैपिटल है और इसका मास स्मॉल है, और वेज को एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है। वेज भी मूव कर सकता है और ब्लॉक भी मूव कर सकता है। तो बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड द वेज, क्या होगा? ओके, तो करते सर हैं बोथ द ब्लॉक्स मतलब? बोथ वेज एंड ब्लॉक्स। वेज का भी एक्सेलरेशन निकालना है और ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन तुम्हें निकालना है, ऐसा। तो सिंप्लिसिटी के लिए बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, कैपिटल एम का वैल्यू स्मॉल एम के बराबर कर लेंगे बाद में। तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन समझ लिया, नीचे मैं इधर लिख देता हूँ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज एंड ब्लॉक। सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, हमें एक्सेलरेशन को एज्यूम करना है उसके रियल डायरेक्शन में, ठीक है क्या। कोई भी ऐसा सिस्टम का क्वेश्चन मिलेगा तो जिस तरीके से मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम्हें भी उसी तरीके से एज्यूम करना है। वेज किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो बताओ। माइनस एक्स डायरेक्शन। लेफ्ट के डायरेक्शन में, है ना। फॉरवर्ड। यस सर। और ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो बताओ। ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? एक्चुअल में ग्राउंड से मैं जब देखूंगा तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो 2 डायरेक्शन में होगा, और
वो थोड़ा समझ पाना टफ होगा अगर मैं खुद से तुम्हें सोचने के लिए बोलूँ। तो उसको सिंपल करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बैठ जाता हूँ मैं। तो अब बताओ इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक किधर जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा। बिल्कुल स्लाइड नीचे। कर नीचे जा बिल्कुल स्लाइड करते हुए नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने उसी डायरेक्शन को बी का डायरेक्शन मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी मान लिया। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन ऑफ बी है ब्लॉक है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक किसके रेस्पेक्ट में है ये? विद रिस्पेक्ट टू वेज। रिस्पेक्ट टू मैन। विथ रेस्पेक्ट टू मैन। मैन किस पे? वेज पे, तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज। ओके। और ए क्या चीज है? एक्सेलरेशन ऑफ वेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट, ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखना चाहता हूँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो कैसा होगा? अब यहाँ पे मोशन कंबाइन होगा क्योंकि ये ग्राउंड के फ्रेम में इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। आया ना? बोलो समझ में आया या नहीं? क्या ब्लॉक क्या ये ब्लॉक ऑलवेज इसके साथ कांटेक्ट बना करके रखेगा? और अगर इसके साथ कांटेक्ट बना करके रखना है तो इस ब्लॉक को भी वेज के साथ साथ इधर मूव करना पड़ेगा, तब तो ये कांटेक्ट बनेगा। आया ना? यस सर। यस सर। आई थिंक ये बात क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर से पूछ लो। अब ये जो मैंने एक्सेलरेशन लिखा है दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ दिस इज द नेट एक्सेलरेशन of the block with respect to ground। तो नेट एक्सेलरेशन कैसा होगा? वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे, ये नेट निकलेगा। लेकिन रिजल्टेंट हम लोग नहीं निकालेंगे, आई कैप और जे कैप में भी हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया? एक्सेलरेशन का। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैंने देखा ब्लॉक का एक्सेलरेशन और ग्राउंड के फ्रेम में इस वेज का एक्सेलरेशन मैंने लिख लिया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब नीचे आ जाओ, हम लोग फोर्सेस को देखेंगे। तो सिस्टम पे हम लोग इक्वेशन अप्लाई करना चाहते हैं एनएलएम का, वो कैसे अप्लाई करेंगे? F इज इक्वल्स टू एम ए हम लोग दो डायरेक्शन में लगा सकते हैं, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो मैंने क्या किया, एक सिस्टम लिया और सिस्टम के अंदर वेज और ब्लॉक दोनों हैं। तो पहले मैं x डायरेक्शन में F इज इक्वल्स टू एम ए लगाऊंगा। तो लेट्स से नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम in x direction is equals to m1 a1 plus m2 a2। ये 1 है और ये 2 ब्लॉक। तो F एक्सटर्नल कितना है बोलो इस सिस्टम पे? इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है बोलो? एक्सटर्नल फोर्स x डायरेक्शन में कितना लग रहा है सिस्टम पे? है क्या 0? सभी चुप हो गए, सन्नाटा। सर नहीं समझा। इस सिस्टम पे कोई भी x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या? मैंने सिंपल सा पूछा, इसमें समझना क्या है? मुझे वो नहीं समझ में आया। नहीं लग रहा है। यहाँ पे कोई भी x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या एक्सटर्नल? कुछ भी नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। उसको 0 ही लिखूंगा ना मैं, इसमें क्या समझाऊं मैं? ठीक है,
So Yes. सर Yes, sir. f external on the system in the x direction is 0. अब m1 a1 प्लस m2 a2 करेंगे। तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो मुझे पहले देखना पड़ेगा, कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, लेफ्ट को या राइट को? जनरली राइट को ही मानते हैं, तो राइट को मान लो, चलो पॉजिटिव। तो ये डायरेक्शन तो नेगेटिव है ना, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ m इंटू ए, और कैपिटल एम लिखूंगा, उसका मास कैपिटल एम, प्लस m2। लेकिन यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में होना चाहिए, तो मैं इसको इधर लेकर के आया और इस ब्लॉक का मैं एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखूंगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मुझे एक्स डायरेक्शन में लिखना है। बी और ए, और एंगल कितना है, दिस एंगल इज थीटा। तो बोलो एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, बता दो। b cos theta. पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला है, b cos theta minus a. B cos theta minus A. B cos theta minus पी कॉस थीटा माइनस है, बिल्कुल सही। और ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा निकल के आ चुका है, डेट एम ए इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू बी कॉस थीटा माइनस ऑफ ए। और तुम्हें अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए हो सकता है फर्स्ट टाइम हो, तो बिल्कुल सही काम करो और उस पर कॉन्फिडेंस रखो, तभी जा करके तुम्हारा आंसर अच्छे से आएगा। चलो, अब ये पहला इक्वेशन हुआ, और इसमें अननोन कितने हैं वो मुझे बताओ। ए एंड बी आर अननोन ना, दो। a and b. दो अननोन है, दो तो दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन बन चुका है। दूसरा इक्वेशन मैं अब इस ब्लॉक के लिए बनाता हूँ। वेज के ऊपर जो ब्लॉक रखा था, तो इस ब्लॉक के ऊपर एम जी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा था, इसका एफ बी डी में बना रहा हूँ ब्लॉक का, और नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो एम जी का कंपोनेंट आ जाएगा इधर एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा। तो इस पे मैं इस डायरेक्शन में एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगा रहा हूँ, सिंपल सिंगल एक ब्लॉक है, उस पर मैं एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगा रहा हूँ। तो बोलो नेट फोर्स क्या है इस डायरेक्शन में, एम जी साइन थीटा। और इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, b. सही से देखना, B. हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए, ग्राउंड के फ्रेम में चाहिए। बी क्या है हमारा, वेज के फ्रेम में। b minus a cos theta. बोलो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, बी माइनस ऑफ ए कॉस थीटा। समझा गया? Yes sir. हाँ, अगर ये समझ में आ गया, फिर तो दो इक्वेशन बन गए हमारे पास, और मुझे बस उसी को सॉल्व करना है। सो जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी माइनस ऑफ ए कॉस थीटा, और इधर से b का वैल्यू निकल के आ गया, b इज इक्वल्स टू a प्लस ऑफ g साइन थीटा, एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो अननोन, अब मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस इक्वेशन के वैल्यू को मैं इसमें पुट कर लेता हूँ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सो एम ए इज इक्वल्स टू स्मॉल एम को मैं इधर लग लेता हूँ, बी का वैल्यू आ गया ए प्लस जी साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू, सर b का वैल्यू a cos theta plus g sin theta आएगा ना? एक तो लिखा है मैंने,
यही है ना बी का वैल्यू? सर ए कॉस थीटा नहीं लिखा आपने, अच्छा ए लिखा है। अच्छा 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 अच्छा, तो ए कॉस थीटा होगा। हम्म, तो इधर आ गया तुम्हारा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ ए और कैपिटल ए डिवाइड बाय स्मॉल एम। सभी ए वाले टर्म को मैं एक तरफ कर लेता हूँ। ये हो जाएगा कैपिटल एम ए अपॉन स्मॉल एम और माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए कॉमन लेंगे इसमें से तो कितना बचेगा ये बोलो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। कैपिटल एम बाय स्मॉल एम प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो ए का वैल्यू कितना निकल के आया? जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। ये हमारा आंसर निकल गया है ए। लेकिन अभी सिर्फ ये ए आया है। मुझे अगर ब्लॉक का एक सोल्यूशन चाहिए था तो पहले मुझे बी भी निकालना पड़ेगा। बी का वैल्यू कितना है? दिस मच, ए कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, है कि नहीं? और इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले इसको पुट करना होगा तो बी आ जाएगा। और बी आने के बाद फिर मुझे एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक चाहिए तो मैं उसे इस तरीके से लिखूंगा, दिस इज आवर एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई। बी इस डायरेक्शन में और ए इस डायरेक्शन में, तो अब कंपोनेंट लेंगे। इधर आ जाएगा बी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा बी साइन थीटा। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल्स टू ए माइनस, ऐसा कर लेता हूँ, बी माइनस बी कॉस थीटा माइनस ऑफ ए आई कैप एंड माइनस ऑफ बी साइन थीटा जे कैप। समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आया? तो जैसा मैंने बताया, एक बार में थोड़ा सा एक्सेप्ट न कर पाए तुम्हारा बॉडी तो तुम्हें इस पे 2-3 बार कम से कम तो इसको सॉल्व करना है बैठ बैठ करके। जब 2-3 बार तुम खुद से सॉल्व करोगे आंख बंद करके बिना समझे, तब तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो। अभी एक बार में समझ में नहीं आएगा। ओके, अब वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, उसको रिपीट कर देता हूँ, नीचे करता हूँ बना करके। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एज्यूम किया कि ये जो ब्लॉक है बी से एक्सलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू वेज और वेज खुद ए से एक्सलेट कर रहा है। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? बी इस डायरेक्शन में और ए इस डायरेक्शन में, ऐसा। तो पहले मैंने सिस्टम पे इक्वेशन लगाया, एट एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना है? 0, और इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव एज्यूम किया है, तो मास इसका कैपिटल है और एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस ऑफ ए पुट कर लिया, प्लस इसका मास स्मॉल एम है और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना होगा? इस डायरेक्शन में, तो उसके लिए मुझे निकालना होगा बी इस तरफ है और ए इस तरफ है। तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, इधर थीटा एंगल पे है तो एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा माइनस ऑफ ए, इधर लिख लिया बी कॉस थीटा माइनस ऑफ ए। तो इधर से हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल के आया।
ये सिस्टम पे इक्वेशन लगाना तुम्हें आना चाहिए, ये काम करना मत भूलना। और दूसरा मैंने किया इस वेज के ऊपर, सॉरी ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से लग रहा है, एम जी इधर लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, एम जी कंपोनेंट एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में एफ इज इक्वल टू एम ए लगा रहा हूँ मैं, तो एफ कितना है एम जी साइन थीटा, मास और एक्सलेशन कितना है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सलेशन इधर से निकालूंगा, तो एक कंपोनेंट आ गया ए कॉस थीटा, कितना आ जाएगा एक्सलेशन बी माइनस ऑफ ए कॉस थीटा, सो इट शुड बी बी माइनस ऑफ ए कॉस थीटा। एक बार ऊपर देख लेता हूँ, बी माइनस ऑफ ए कॉस थीटा लिखा है तुमने, हाँ तो यहाँ पे बी माइनस ऑफ ए कॉस थीटा लिखा है। और ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन आ गया, एम एम कैंसिल आउट, सो जी साइन थीटा इज इक्वल टू बी माइनस ऑफ ए कॉस थीटा। और ये दूसरा इक्वेशन आ गया, अब इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। ओके अरे बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ जैसा कि मैंने बताया, एक बार में समझना टफ हो सकता है, बेटर है कि एक बार इस वीडियो को देख लेना, वापस से खुद से सॉल्व कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर इससे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना आया था? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, वही ना, तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो इस तरीके से निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, जो कि इन दोनों के वेक्टर से निकलेगा। ठीक है, बी का वैल्यू इधर से आएगा, मैं पुट कर लूंगा, आंसर आएगा। अब इसमें इजी क्वेश्चन बनते हैं, काफी टफ है। इजी क्वेश्चन कैसा होगा देखो, इजी क्वेश्चन ऐसा है, एक ब्लॉक है और ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये एम मास का ब्लॉक है और ये भी स्मॉल एम मास का ब्लॉक है। तो तुम्हें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक। और एज्यूम करना है कि इस जगह पे एक कंस्ट्रेंट लगा रखा है कि ऐसे ही मोशन कर सकता है, स्ट्रेट ही मोशन कर सकता है सर। चलो सॉल्व करो इसमें। देखो सर G/3। G/3 देखेंगे इसको, तो इसमें दो इक्वेशन लगाना है हम लोग को, पहला एक सिस्टम का इक्वेशन और दूसरा एक नॉर्मल इक्वेशन है ना, लेकिन उसमें पहले एक्सेलरेशन के रिलेशंस वगैरह क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, सिस्टम देख करके तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये वाला ब्लॉक जो है वो तो इधर जाने वाला है ए से, बिल्कुल सही, और क्योंकि ये रस्सी से बंधा है तो ये ब्लॉक तो नीचे जाने वाला है, बी से जाने वाला होगा। मुझे और ए और बी में रिलेशन चाहिए, और वो कैसे आएगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, L1 और L2 लेंथ है, सो dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी इज इक्वल टू 0 होता है। सो L1 लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला 0, और ये जो है वो इस डायरेक्शन में ए से जा रहा है तो माइनस ए करना पड़ेगा। और L2 वाला लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ क्या होगा 0, मतलब कि इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और इस वाले पॉइंट का बी से एक्सलेशन हो रहा है जो कि लेंथ को बढ़ा रहा है, तो प्लस बी करेंगे इज इक्वल टू 0, तो इधर से क्या आ गया ए इज इक्वल टू बी, ये रिलेशन हमारे पास निकल के आया, डेट इज ए इज इक्वल टू बी। अब हम लोग सिस्टम पे इक्वेशन लगाएंगे। ये मैंने एक बनाया सिस्टम,
और इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा है, कौन कौन सा फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में, बोलो। एक्स डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ टेंशन है, एक्सटर्नल फोर्स, टेंशन और कोई फोर्स है क्या एक्स डायरेक्शन में? नहीं, सभी तो वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो भी हो गया इंटरनल फोर्सेस हो गया। सो टेंशन इज इन एक्स डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स है, और तुमने इस डायरेक्शन को, टेंशन को पॉजिटिव माना, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स को तुमने इस डायरेक्शन में प्लस करके लिखा, इस बात को ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि इक्वेशन में ही हमेशा गलतियां होती है और कहीं पे ये बताया नहीं जाता है कब किधर प्लस करना है, कब किधर माइनस करना है। और एक्सेलरेशन में भी प्लस का डायरेक्शन यही लिया जाएगा। सो m1a1 मैं फर्स्ट इसको एज्यूम कर लेता हूँ, सेकंड इसको एज्यूम कर लेता हूँ। तो एक्स डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, ए से जा रहा है, ये हो जाएगा m इंटू ए, प्लस में होगा, और प्लस m2a2, क्या ये इसके साथ साथ इधर जाएगा? बिल्कुल हाँ, इसी के साथ साथ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ये ब्लॉक चला गया इधर और ये ब्लॉक इधर ही रह गया, पॉसिबल ही नहीं है, फुली टेढ़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m इंटू ए, कि दोनों का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसका ऊपर भी है, सॉरी नीचे भी है और इधर भी है। ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन देखें तो नीचे भी जा रहा है ये, और ये इस तरफ भी जा रहा है, ये है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सो इक्वेशन क्या है, t इज इक्वल्स टू 2ma, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर लगाएंगे, सेकंड वाले ब्लॉक पे। ग्राउंड के फ्रेम में अगर देख रहे हैं तो नीचे के डायरेक्शन में mg लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है ना, ये वाला। और इसका एक्सेलरेशन जो है नीचे के डायरेक्शन में 20 है। मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, mg माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और a इज इक्वल्स टू b है, तो मैं इसको लिख लूंगा mg माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू ma। p का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, mg माइनस 2ma इज इक्वल्स टू ma, सो mg इज इक्वल्स टू 3ma। सो एक्सेलरेशन कितना निकल के आया, g/3, और ये एक्सेलरेशन g/3 जो है किसका है, इसका है। ब्लॉक का अगर तुमसे वाई पूछे, डायरेक्शन में। ब्लॉक का कितना होगा, b नीचे के डायरेक्शन में और a इस डायरेक्शन में। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a i कैप माइनस ऑफ b j कैप, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो √2a। ओके, समझ में आया सबको? हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी तुम्हें शीट वगैरह में मिल जाएगा, वो तुम लोग करके लेके आना, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए सिस्टम के इक्वेशंस लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स क्या होता है, बोलो। पढ़ा होगा? ये सूडो फोर्स जो है एक ऐसा फोर्स है जो कि रियल में लगता नहीं है, लेकिन हमें फील होता है कि हाँ ये लग रहा है। दिस इज एन काइंड ऑफ इमेजिनरी फोर्स, फॉल्स फोर्स, बहुत सारे नाम है इसके, इमेजिनरी फोर्स, फॉल्स फोर्स, नॉट ए रियल फोर्स। जैसे कि किसी भी बस में हम लोग बैठे हुए हैं और चेयर पे बैठे हुए रहते हैं, और ये बस आगे की डायरेक्शन में जा रही है, मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड किसी भी वेलोसिटी से जा रही है, और अचानक से ब्रेक मारती है, तो हमें एक फोर्स फील होता है,
हम लोग आगे बेंड होते हैं, हमें एक फोर्स फील होता है, और ये जो फोर्स फील हुआ डेट इज बेसिकली सूडो फोर्स, जो कि एक्चुअल में तुम्हारे शरीर पे कोई रस्सी बांध करके खींचा नहीं, लेकिन फिर भी तुम आगे लीन हुए, तो इसे हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। या फिर सूडो फोर्स को डिफाइन करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि कोई भी अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे, दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन 0 है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मैंने आई थिंक रिलेटिव मोशन में भी बताया हुआ है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं। अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है और इसमें मान लो ये ऑब्जर्वर बैठा हो, तो बोला जाएगा कि ये जो ऑब्जर्वर है ये कैसे फ्रेम में है? इनर्शियल फ्रेम में। और ये जो ऑब्जर्वर है ये कैसे फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मान लो इस ब्लॉक के ऊपर एफ फोर्स लगाया, तो ये बंदा जो है आराम से इस पे एनएलएम के इक्वेशन लगाएगा और एक्सेलरेशन सही सही निकाल लेगा। तो एनएलएम के इक्वेशंस बिल्कुल सही तरीके से वर्क करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर लगाया जाए तो। लेकिन अगर कोई बंदा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और वो इस पे एनएलएम के इक्वेशन लगाता है, तो एनएलएम के इक्वेशंस वैलिड नहीं होते, गलत होते। तो उस इक्वेशन को सही करने के लिए हम लोग सूडो फोर्स उस पे लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? सूडो फोर्स। वी अप्लाई सूडो फोर्स ऑन द ब्लॉक or the system if the observer is present in accelerated frame। चलो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बताता हूँ किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। लेट्स से एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, और ये लिफ्ट जो है ए से एक्सलेट कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, और दो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 1 एंड ये ऑब्जर्वर 2। ऑब्जर्वर 1 के रेफरेंस में एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगाना है। बोलो ऑब्जर्वर 1 के लिए एफ बी डी कैसा होगा? एग्जैक्टली वैसा, टेंशन ऊपर लग रहा होगा और नीचे लग रहा होगा एम जी। तो ऑब्जर्वर 1 क्या बोलेगा? ये कितने से एक्सलेट कर रहा है देखेगा तो ब्लॉक बोलेगा ए से एक्सलेट कर रहा है, तो बोलेगा टेंशन माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। तो टेंशन कितना निकल के आ जाएगा? एम इंटू जी प्लस ऑफ ए, जिसको हम लोग जी इफेक्टिव बोलते हैं। याद है ना ये? बोलो। यस सर। अब अगर Yes, sir. ऑब्जर्वर 2 देखेगा और बोलेगा कि मैं इस पे एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगाना चाहता हूं, तो ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 0। 0। तो जीरो बोलेगा ये तो 0 है। और इस पे एफ बी डी तो अभी भी वैसा ही होगा, टेंशन ऊपर लग रहा होगा, नीचे एम जी लग रहा होगा। तो क्या इस ऑब्जर्वर 2 का आंसर गलत आ गया है कि नहीं? आंसर क्या होना चाहिए सही? ये होना चाहिए सही, तो गलत आ गया। तो इसीलिए अब ऑब्जर्वर 2 क्या बोलेगा कि मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूँ। मैं कैसे फ्रेम में हूँ? एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूँ, तो मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ब्लॉक के ऊपर। तो ये ऑब्जर्वर 2 जो है ऊपर ए से एक्सेलरेट कर रहा है, और क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो इस ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। आई थिंक ये सब चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पता होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स, पता है? यस सर। तो Yes, sir. अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा एम ए, और नीचे की डायरेक्शन में एम जी तो पहले से लग ही रहा था, और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन।
तो इसने पहले लगाया सूडो फोर्स, और अब ऑब्जर्वर 2 बोलेगा F इज इक्वल्स टू ma, और क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो 3 फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, टेंशन माइनस ऑफ mg माइनस ऑफ ma, तो टेंशन कितना आ जाएगा m इंटू जी प्लस ऑफ ए। समझ में आया सबको? यही है इसका सूडो फोर्स का एप्लीकेशन। तो किसी भी क्वेश्चन को तुम बिना सूडो फोर्स के भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अगर हम लोग सूडो फोर्स का एप्लीकेशन करते हैं या फिर इस मेथड को यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है फिर बनाना। ओके, तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। पहले इजी क्वेश्चन करते हैं। ये एक वेज है और ये एक ब्लॉक है, और ये एंगल है थीटा। बोला गया कि इस वेज को कितने से एक्सलेट कराया जाए ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे वेज के रेस्पेक्ट में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज such that the block does not move with respect to wedge, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, वेज के रेस्पेक्ट। एक बार सॉल्व करो तुम लोग। सो सिंपल सा इसमें लॉजिक ये लगाना है कि अगर ये इसके ऊपर स्टेशनरी बन करके रहे तो इसको मैं अगर आगे की डायरेक्शन में एक्सलेट कराता हूँ ए से, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर बैठ गया। ये सूडो फोर्स का क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स मुझे उस मेथड से करना है। तो मैं क्या इस पे बैठ गया, वेज के ऊपर जाकर बैठ गया, और वेज पे अगर मैं बैठता हूँ तो वेज खुद आगे की डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है ए से, तो इस पे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगेगा, ma, और इस पे नीचे की डायरेक्शन में mg पहले से ही लग रहा है। सूडो फोर्स एक फॉल्स फोर्स होता है, एफबीडी में कभी भी उसको हम लोग शो नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एफबीडी में मैं दिखाऊंगा। तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि ये आदमी देखेगा तो क्या बोलेगा, इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, और रेस्ट पे होने के लिए इसका नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। मतलब ना तो ये नीचे जा पा रहा है ना ही ऊपर जा पा रहा है। इसका मैंने कंपोनेंट लिया इस डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। इधर कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा ma cos थीटा, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगा होगा, इधर आ जाएगा mg प्लस ऑफ ma, सॉरी mg cos थीटा प्लस ऑफ ma sin थीटा। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 0 होगा। सो mg sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू ma cos थीटा, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया, g tan थीटा, और इसीलिए नॉर्मल का वैल्यू अगर तुमसे पूछे तो कितना आ जाएगा, m इंटू जी cos थीटा प्लस ऑफ ma sin थीटा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एक स्ट्रिंग था और उसके साथ m मास अटैच था, और ये जो है एक कार के अंदर रखा हुआ है और फिर लिफ्ट के अंदर जो भी, और ये जो है अचानक से ए से एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में। तो जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो उस समय ये स्ट्रिंग वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा वो फाइंड आउट, फाइंड द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल।
एट इक्विलिब्रियम। सॉल्व करो। Yes, sir. Tan inverse A by G. So tan inverse A by हाँ, G. तो Sir, tan inverse A by G. सबसे पहले तो मैं एक ऐसे फ्रेम में चले जाऊंगा जो एक्सेलरेटेड है ना, कि सूडो फोर्स लगाना है। और तुम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करूँ, हमें कैसे पता चलेगा। तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे पता चलता है। तो जब मैं इसके ऊपर बैठ गया तो इक्विलिब्रियम आने पे ये बॉल जो है वो ऐसे हो जाएगा, वर्टिकल से स्ट्रिंग कुछ एंगल बनाएगा थीटा, और अंदर जो बैठा होगा आदमी वो बोलेगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0, रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे अगर है तो इस पे नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, और क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगाएगा, और इस जगह पे ये एंगल बनेगा थीटा। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए डिवाइडेड बाय एम जी। सो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए बाय जी। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, इस तरीके से करो। कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, मुझे पता है, टेंशन इधर लिया, इसका कंपोनेंट लिया इधर, एंगल थीटा, टी साइन थीटा एंड टी कॉस थीटा। इधर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। या फिर टेंशन भी तुम निकाल सकते हो इस जगह से। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये तुम्हारा थीटा निकल के आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अरे ये खत्म कर दें यहीं पे। कोई कुछ नहीं बोलता, करने का मन नहीं ओके सर। है। आवाज निकालना पड़ गया। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और ये सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं। इस ब्लॉक का मास 2m है, इस ब्लॉक का मास m है। तो बोला गया इस ब्लॉक A का मास कितना होना चाहिए ताकि जो स्मॉल m मास का जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहे विथ रेस्पेक्ट टू विच। फाइंड द मास ऑफ A such that m does not move with respect to h। सॉल्व कर दो जल्दी से। तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आधा पार्ट हम लोगों ने पहले ही कर लिया। अगर तुम्हें याद हो तो ये पार्ट मैंने पहले कराया था कि अगर इसे एक्सलेट कराया जाए ए से, और ए कितना होना चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है मूव ना करे, उसके लिए एक्सलेशन हमारा निकल के आता है। मैंने इसके ऊपर बैठ गया था, और बैठने के ऊपर सूडो फोर्स लगाया था इस पर एम ए, और इस डायरेक्शन में एम जी, और मैंने बोला था नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। इधर आ जाएगा एम ए एम जी साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा। तो दोनों के वैल्यू को इक्वल कर लेता हूँ। इधर से जी ए कितना निकल के आया था, जी टाइम थीटा, ये एक्सेलरेशन निकल गया। तो अब क्योंकि मुझे पता है ये इसके ऊपर मूव नहीं करेगा, तो मैं तो मान लो ना ये ग्लू के साथ चिपक गया, ये इसके साथ चिपक गया, और जब चिपक ही गया है तो उसे एक ही बॉडी एज्यूम करो ना, दो बॉडी क्यों एज्यूम कर लो। इसका मास कितना हो जाएगा, 3m, और ये इसके साथ कनेक्टेड है पुली से। अब इसका अगर एक्सेलरेशन a है तो इसका भी तो a ही होगा। और याद करो ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे किए हैं। ये 3m मास का ब्लॉक, और ये पुली से m डैश ब्लॉक लगा हुआ है, एक्सेलरेशन a होना चाहिए, तो कितना मास होगा। सो a इज इक्वल्स टू क्या होगा,
मान लेता हूँ कि इसका मास जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम डैश ले लेता हूँ। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, एम डैश जी डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा, एम डैश प्लस ऑफ 3m। हाँ या ना, सही है या गलत? तो ये बता दो, ये चीज सही है या गलत? कुछ नहीं बोल रहे हैं कोई। सर करेक्ट है। करेक्ट है ना? तो Correct है। अब ए का वैल्यू मैं Yes, sir. करूंगा। ए इज इक्वल टू क्या है, जी tan थीटा इज इक्वल टू एम डैश इंटू जी। मुझे एम डैश चाहिए, तो एम डैश जी tan थीटा प्लस 3m जी tan थीटा इज इक्वल टू एम डैश जी। इधर से अब मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा, एम डैश जी tan थीटा है, कॉमन ले लिया, जी tan थीटा -1, लेकिन इधर लेके जाना है तो बेटर इधर रखो, डी एम जी tan थीटा डिवाइडेड बाय जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जी कॉमन ले लिया, 1 माइनस tan थीटा, ये आ जाएगा आंसर। सो एम डैश इज इक्वल टू 3m tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये आंसर आ जाएगा। आया था क्या सभी का आंसर? यस सर, आया था। तो फिर सूडो फोर्स अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है और अब इसके क्वेश्चंस तुम लोग आराम से कर सकते हो। एनएलएम कंप्लीट हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। तो होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना और एक्सरसाइज 3 में पार्ट 2 कंप्लीट कर लेना। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।